जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर, आपके पास आईसीएसई बोर्ड। पहला चैप्टर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सिंपली बोला जाए तो जीएसटी, राइट। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे। देखिए ए टू जेड हम आपको पढ़ाएंगे, इतनी सी भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी सी की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक चीज इतने बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि ऐसा कभी भी आपके ना ऑफलाइन टीचर ना ही कोई ऑनलाइन टीचर आप लोगों को करवाया होगा, ठीक है। लेकिन बस मेरी तरफ से सिर्फ आप लोगों को बस इतना सा मतलब एक चीज बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि भाई वीडियो को कभी स्किप मत करना, क्योंकि रीजन सिंपल है, मैं ज्यादा मतलब ऐसे मतलब टाइम कैलकुलेशन में करवा दूंगा कि ना ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, ना मैं कम एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, ज्यादा 2 बार बोलूंगा, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, समझ में सारी चीजें आ जाएगी, इसकी गारंटी है। ये वाली वीडियो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रख देता हूं, जहां पे मैं आप लोगों को वो सभी टर्म्स क्लियर करवा दूंगा जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद हम अगले वीडियो में हो सकता है कोशिश करूंगा इस वीडियो में, नहीं तो फिर अगली वीडियो में देख लेंगे कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे। चैप्टर कंप्लीट, 2 वीडियो में चैप्टर आपके पास कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं डीलर के साथ, ठीक है ना। डीलर क्या होता है ना, या फिर इसको आप ट्रेडर भी कह सकते हो, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, डीलर एक ऐसा पर्सन होता है, तो इसको हम थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं भाई आप लोगों को अच्छे से बताने के लिए, ठीक है ना। तो डीलर कौन होता है भाई? तो डीलर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है आपके पास, हु बाइज या तो गुड्स और सर्विसेज फॉर रीसेल। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर का मतलब समझाऊं तो वो समझा देता हूं, बाद में आएंगे आगे। देखिए गुड्स का क्या मतलब होता है पता है? गुड्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट। इस चैप्टर में ये आपके पास कॉमर्शियल स्टडीज का जो मैथमेटिक्स का है वो चैप्टर है। गुड्स का मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मैंने इस स्टाइलस की बात करी तो वो एक प्रोडक्ट है, मैंने इस शर्ट की बात करी, इस शर्ट की बात करी तो वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने कैमरे की बात करी तो वो एक प्रोडक्ट है, मैंने स्मार्ट बोर्ड की बात करा तो वो एक प्रोडक्ट है। जिसे आप फिजिकली देख पा रहे हो, है ना, उसे यूज कर रहे हो, उसे आप प्रोडक्ट बोल रहे हो, सिंपली आप उसे क्या कह रहे हो, गुड्स कह रहे हो। अगली चीज है गुड्स के बाद सर्विसेज है भाई। तो ये जो सर्विसेज है वो है क्या? सर्विस आपको पता ही होना कि सर्विस को आप फिजिकली आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हाँ उसका क्या कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एरोप्लेन का टिकट बाय किया, परचेज किया, और एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट लेकर चले गए, तो वो क्या था आपके पास? एक सर्विस था। आपके पास किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया। आ रही है बात समझ में? कहीं भी आप गए मसाज लेने के लिए, आपने मसाज लिया, तो वो क्या था आपके पास? एक सर्विस था। आ रही बात समझ में? तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं। तो या तो गुड्स हो या तो सर्विस हो, उसमें क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो किस तरह से टैक्स लगता है, किस कौन कौन से स्लैब होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वहीं पे सबसे चैप्टर को स्टार्ट जब हम करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि डीलर कौन होता है। तो डीलर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, कोई भी गुड्स हो सकता है या फिर सर्विसेज हो सकता है, जिसको बाय करता है, खरीदता है, लेकिन खरीद के अपने पास नहीं रखता है, वो क्या करता है? रीसेल कर देता है, मतलब दोबारा से दूसरी जगह पे बेच देता है, दूसरे पर्सन को बेच देता है। मतलब सर गुड्स तो ठीक है, गुड्स तो खरीदेगा, अपने पास नहीं रखेगा, बेच देगा। सर्विसेज लेके मसाज करवा के वो मसाज को बेच कैसे सकता है? देखो उस केस में आपके पास वो क्या करता है, वो जो पर्सन है वो मसाज दिलवाता है, करवाता है किसी और पर्सन के थ्रू, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, खरीदता नहीं, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, राइट। चलिए, दूसरा आपके पास कॉस्ट प्राइस भाई। अगर कोई भी गुड्स है या फिर सर्विसेज है, जनरली गुड्स की बात करेंगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? एक प्राइस रहता है जिसपे क्या करता है, ट्रेडर बाय करता है गुड्स को। द कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं? बेसिक प्राइस भी कहते हैं भाई। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो जिस कॉस्ट पे जो डीलर है वो खरीदता है, जो ट्रेडर है वो खरीदता है, उसे हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक डीलर है मेरे पास, कोई भी पर्सन हो सकता है एक डीलर, उसने क्या करा, मान लो स्टाइलस खरीदा, मेरे को तो 900 का बेचा है, लेकिन क्या उसने 900 का खरीदा होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसने 600 का खरीदा हो, 500 का खरीदा हो। समझ में आ रही बात? तो ये जो 500 या 600 कह रहा हूं, वो उस ट्रेडर के लिए, वो जो डीलर है उसके लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500। बेचा कितना? 900 का, तो सेलिंग प्राइस 900 हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 900 माइनस 500, 400 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस हम किसको कहते हैं भाई? तो लिस्ट प्राइस कहते हैं इट इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मार्क्ड। लिस्ट प्राइस को हम मार्क प्राइस के नाम से भी जानते हैं, प्रिंटेड प्राइस के भी नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको कोटेड प्राइस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो आपको मैंने बताया लिस्ट प्राइस, वो कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है और उसमें कुछ एमआरपी लिखा हुआ है, उसमें रेट लिखा हुआ है, तो क्या वो वही एमआरपी पे उसको बेचने वाला है, रेट पे बेचने वाला है? जरूरी नहीं है। उस पे आपको बोल देगा इतने % का डिस्काउंट है, उसके बाद वाला जो चीज है उसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। चीजें समझ में आई ना? जो भी डिस्काउंट होता है उसको हटा देते हैं, किसमें से? लिस्ट प्राइस में से, मार्क प्राइस में से, या फिर कोडेड प्राइस में से, या फिर प्रिंटेड प्राइस में से। सारी चीजें एक ही है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं आपके पास? सेलिंग प्राइस। वो हम आगे बात कर लेंगे। वैसे तो आप डिस्काउंट समझते हैं। डिस्काउंट का क्या मतलब भाई? कोई भी शॉपकीपर हो गया, कोई भी डीलर हो गया, कोई भी ट्रेडर हो गया, क्या करता है? कुछ डिस्काउंट आपको अलाउ करता है, किसमें से? मार्क प्राइस में से। किसी भी प्रोडक्ट का आपको दिखा देगा भाई इसमें इतना एमआरपी है, प्राइस इतना लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको 20% 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उतना अमाउंट कम कर देगा, फिर आपको सेल कर देगा। तो जितना अमाउंट का डिस्काउंट दिया है उसी को बोलेंगे डिस्काउंटेड प्राइस या फिर डिस्काउंट। ठीक है, चलो अब देखो सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस तो हम आपको समझा चुके हैं, जितना मार्क प्राइस था उसमें से जो भी डिस्काउंट हुआ उसको आप हटा दो, तो जो भी आपके पास बचा उसके हम क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है? जो भी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, और कोटेड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस एक ही बात है, उसमें से डिस्काउंट को हटा दो, जो भी बचा वो डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंटेड प्राइस कुछ और नहीं है, क्या आपके पास? सेलिंग प्राइस। और अभी मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में रहते हैं। ये जो क्या नाम है, सेलिंग प्राइस होता है, वो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस होता है। ये चीज समझ में आया? ठीक है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं जीएसटी ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। और अभी मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस कुछ और नहीं है, क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस। यस, तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है आपके पास, उस पे हमेशा आपके पास जीएसटी लगने वाला हो। तो आने वाले टाइम में जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो उस टाइम पे आपके पास कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा मार्केट प्राइस के बाद, तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को हटा देना है और फिर जो बचेगा उसमें आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। बच्चे मार्केट प्राइस में कैलकुलेट कर देते हैं, फिर उनका आंसर गलत हो जाता है। चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आप किसी भी शॉप पे गए, कोई भी सामान खरीदा, आप ऐसे शॉप पे गए जहां पे जीएसटी वगैरह बिल आपको मिलता है, जीएसटी का बिल मिलता है, नॉर्मल बिल नहीं। अब जीएसटी का बिल मिलता है तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं कि उस पर्सन से, जो भी शॉपकीपर, उससे आपने बोला सर ये कितने का, तो उन्होंने बोला 1000 रुपए का। तो आपने बोला सर कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ कम कर लो। तो चलो उसने बोला कि चलो आपको मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 900 का आपको पड़ रहा है। 10% मतलब परसेंटेज तो निकालना आता है ना भाई, ऐसा है 10% ऑफ। यहाँ पे कुछ भी अमाउंट हो सकता है, कुछ भी। अभी फिलहाल के लिए मैंने मान लिया कि 1000 रुपए, जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये 10% का मतलब होता है बाई में 100 और इंटो में कितना हो गया? 1000। ये वाला मल्टीप्लाई में, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपको, 10% मतलब 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो अब कितने का पड़ेगा इस पर्सन को? तो 1000 का बताया था, 100 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दो, तो ये जो 900 आया, यही तो है ना आपके पास सेलिंग प्राइस, या फिर इसी को कहेंगे आप डिस्काउंटेड प्राइस। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जीएसटी आपको हमेशा किस पे लगाया जाएगा? डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब मान लो कि जो भी प्रोडक्ट था उस पे जो परसेंटेज ऑफ जीएसटी लग रहा है वो 18% लग रहा है, मान लेते हैं। तो 18% ऑफ 900 आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कोई कुछ भी कर लो, तो आ जाएगा 18/100 इंटू में 900, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 18 में 162, 162। तो ये जो 162 आया वो 900 में अब आपके पास ऐड कर दिया जाएगा, तो 1062 रुपीज जो आपके पास टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये तो आपके पास वो हो गया सेलिंग प्राइस, जो भी आपने जितने भी आप खरीद रहे हो बेसिकली, या फिर शॉपकीपर जितने में बेच रहा है, और ये हो गया जीएसटी। तो इसको हम बोलते हैं टोटल बिल। टोटल बिल हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है कि कितने का बेचा है और उसमें कितने जीएसटी लगाया गया है, वही आपके पास टोटल पैसे जो है वो आपको शॉपकीपर को देना पड़ता है। कभी आप लोग गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि यार बताया तो इतना ही का था, लेकिन जीएसटी लगा के इतना कर दिया। तो जीएसटी यही चीज है। आगे आपको हम बताएंगे किस किस कौन कौन से टाइप के जो जीएसटी है वो होते हैं,
फिलहाल के लिए आप इस चीज पे प्रॉपर नजर बिल्कुल गड़ा के रखो, ठीक है। चलो, सेलिंग प्राइस क्लियर हो गया। यहां पे हमने आपको बता दिया, देख लो अच्छे से। कहता है व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट देन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी इट्स लिस्ट प्राइस। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। मान लो आपने शॉपकीपर से बोला भाई 1000 का था, कुछ डिस्काउंट दे दो। शॉपकीपर बोला भैया हम डिस्काउंट तो नहीं दे पाएंगे, जितने का हमने आपको बताया उतना ही का ही दे पाएंगे। तो उसने आपको 1000 का बताया था, 1000 का, और 1000 का ही अब आपको दे रहा है वो। चीजों को समझिए। तो क्या आपको डिस्काउंट मिला? नहीं। तो फिर अब जो जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा वो 1000 पे, क्योंकि आपके पास जब डिस्काउंट नहीं मिला तो जितना आपको पैसा बताया था, जितना मार्क प्राइस था, जितना लिस्ट प्राइस, जितना प्रिंटेड प्राइस था, जितना कोटेड प्राइस था, ये सारी चीजें सेम है, उसी पे ही जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब अब 1000 का 18% जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो 1000 का 18% 180 हो गया। तो अब की बार आपको पे करना पड़ेगा 1000 प्लस 180, कितना हो जाएगा? 11। ओहो, अभी मैंने मिस्टेक कर दिया कैलकुलेशन में भाई, ध्यान समझना। अब मुझे समझ में आया, वो 9 नहीं सही था 900 में था। अब मैं अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 1000 और प्लस का 180 अब आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 11,180 हो जाएगा, 1180 रुपीज। ये जो अमाउंट है वो अब आपको जो है वो पे करना पड़ेगा विथ जीएसटी। गॉट इट? चलो, कुछ नोट है आपके पास, देख लेते हैं। कहता है टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेल प्राइस या फिर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इफ एनी। अगर होता है डिस्काउंट तो वही चीज हमने आपको बता दिया। कहता है टैक्स हमेशा किस पे आप कैलकुलेट करते हो? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कितना लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट को हटा दो अगर डिस्काउंट है तो। कहता है टैक्स क्या होता है? रेट ऑफ टैक्स सेलिंग प्राइस। तो ये चीजें भी हम बताएंगे आपको, अलग अलग जितना भी रेट होता है सेलिंग प्राइस पे लगता है टैक्स, वो अलग अलग स्लैब के अंडर फॉल करता है, तो वह भी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। एक होता है आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और एक होता नहीं, हाँ ये पहला इंट्रा स्टेट है, इंट्रा, और फिर आपके पास इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ओके, ध्यान समझिएगा। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, ठीक है। इसका भी मतलब समझना है। और ये होगा आपके पास बिटवीन टू स्टेट, तो डिफरेंट स्टेट, बेसिकली ये चीज है। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं अभी रह रहा हूं भाई हरियाणा में, ठीक है। मैं फिलहाल रह रहा हूं मान लो कि हरियाणा में। तो हरियाणा से अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट कहीं और बेचता हूं, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मान लो स्टाइलिश की बात कर रहे हैं, ये जो स्टाइलिश है मैं भी हरियाणा में हूं, मैं एक डीलर हूं और मैं इसको बेचना चाह रहा हूं, बेचना चाह रहा हूं। तो एक तो तरीका है भाई, कोई ऐसा पर्सन मिला मेरे को जो हरियाणा का ही हो, तो मैंने उसको बेच दिया, इसको बेच दिया बेसिकली, है ना। तो हरियाणा था, हरियाणा वाला, मैं हरियाणा में हूं, और ये जो आपके पास स्टाइलिश है मेरे पास, मैं एक डीलर हूं, स्टाइलिश को मैंने सेल करना है, मैंने सेल किया किसी एक पर्सन के पास जो कि हरियाणा का था, ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है वो हरियाणा का ना हो भाई, है ना, हो सकता है वो कहीं और का है। चलो मान लेते हैं वो पंजाब का है, अगल बगल में, तो मैंने क्या किया, उसको पंजाब में सेल कर दिया। चीजों को समझिए। मान लिया कि मैं हरियाणा का था, एक मेरे पास प्रोडक्ट है जिसे मुझे सेल करना है, और एक बार एक ये भी हो सकता है कि मैंने हरियाणा में सेल किया, और ये भी हो सकता है कि मैंने पंजाब में के एक पर्सन को सेल कर दिया। अगर मैंने हरियाणा में होके और हरियाणा में ही सेल किया है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हरियाणा पंजाब, अगर किसी बच्चे को नहीं पता बता दे, दोनों ही स्टेट है इंडिया के, दो डिफरेंट स्टेट है, हरियाणा अलग है पंजाब अलग है। लेकिन अगर मैं हरियाणा से हरियाणा में ही करता हूं तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा, ध्यान रखिएगा, इंट्रा मतलब विद इन सेम स्टेट, हरियाणा से हरियाणा में ही लेन देन हो रहा है, तो ऐसे को हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। एक ही स्टेट के बीच में आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। वहीं अगर दो स्टेट, डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। बोलो, दोनों क्लियर हो गए? सिर्फ अभी दिमाग में आपको इतना ही रखना है, सिर्फ अभी आपको दिमाग में इतना ही रखना है, ठीक है ना, सिर्फ अभी आपको दिमाग में इतना ही रखना है। पहले ये चीज क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ जीएसटी आते हैं जो इंडिया में, बेसिकली इंडिया के जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें यहाँ पे हम चल रहे हैं।
तो जीएसटी जो चैप्टर है आपके पास, वो क्या है आपके पास इंडिया के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया गया इस चैप्टर को। तो ध्यान समझिएगा, सारी चीजें आपके पास इंडिया के हिसाब से है। अगर आप अदर कंट्रीज में हैं तो वहां पे ये वाली चीज जो है, जो यहाँ स्लैब है, जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी हैं, जिस भी तरह की चीजें पढ़ाया जा रहा है, वो चीजें आपके पास वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे अदर कंट्रीज में। सिर्फ और सिर्फ ये कहां के लिए है, अपने इंडिया के लिए। चलिए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ जीएसटी में ना। चलो 1 2 3 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल समझा देता हूं। एक होता है आपके पास CGST, और एक होता है आपके पास SGST, और एक होता है आपके पास IGST। देखो एक और तरीके का जीएसटी होता है, लेकिन मैं उसे तब समझाऊंगा जब मैं ये तीनों को समझा दूंगा, उसको समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि CGST क्या होता है। सी यहां स्टैंड करता है सेंट्रल के लिए, कहीं लिखा है भाई सेंट्रल ही रहा नहीं, वो उसके लिए नहीं बोला, यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा। CGST यहाँ पे देखो, ये यहीं पे लिखा हुआ CGST लिखने का मतलब है C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो CGST है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका ये मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे S का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, स्टेट ये रहा, स्टेट जीएसटी है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यहाँ पे आई का मतलब इंटरनेशनल नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बच्चे बोलते हैं इंटरनेशनल। ठीक है ना, इंटरनेशनल नहीं है। आई का मतलब क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST। आई का मतलब इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आ गया। अब ध्यान समझिएगा, ये जो CGST है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा भाई, ये जो CGST है और ये जो SGST है वो कब कब लगता है, और ये जो IGST है वो कब कब लगता है, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा, जब आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो, तब आपके पास ये भी काम करता है और ये भी काम करता है। ये दोनों जीएसटी लगते हैं, 50% ये वाला लगता है और 50% ये वाला लगता है। अभी हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं बस उतना सुनते जाइए और बस उसको दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, और कुछ नहीं। समझा हम पूरी तरीके से देंगे। और IGST जब लगता है जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में लगता है। मान लो, ध्यान समझना, फिर से वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि ये वाला जो स्टाइलस है वो 1000 रुपीज का है, और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं हरियाणा में हूं, HR हरियाणा से मैंने हरियाणा में ही बेचा, तो इसमें जो जीएसटी लगेगा वो दो तरह के जीएसटी लगेंगे, एक CGST और एक SGST। बोलो कोई दिक्कत भाई, एक CGST और एक SGST। दूसरी चीज, अगर मैंने हरियाणा से पंजाब में बेच दिया, PB लिख देता हूं इन शॉर्ट, पंजाब में बेच दिया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, IGST। इसमें दो तरह के जीएसटी लगेंगे, एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। दोनों क्लियर करना है भाई। अच्छा, 50% ये लगेगा और 50% ये लगेगा। इन दोनों चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया कि जो जीएसटी है वो जनरली अभी तीन तरीके के समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 3 तरीके के। तो जीएसटी जो है वो 3 तरीके का, पहला CGST, SGST और फिर IGST। ये 3 तरह के जीएसटी हो गए। इन 3 तरह के जीएसटी में से 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक इंट्रा स्टेट में और एक इंटर स्टेट में। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, विद इन सेम स्टेट होता है, एक स्टेट से एक ही उसी स्टेट में आपके पास सेल परचेज होता है, तो उस केस में दोनों जीएसटी लगते हैं, 50% CGST लगता है और 50% SGST लगता है। वहीं अगर हम बात करते हैं IGST की, तो ये जीएसटी तब लगता है जब आपके पास क्या हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो हो। आई बात समझ में? चलो अब मान लो कि हमने 1000 रुपए का ये स्टाइलस था, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मैंने हरियाणा में ही बेचा, मैं हरियाणा से हरियाणा की बात कर रहा हूं, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ ये वाला। तो इसमें क्या लगेगा, जीएसटी रेट आपको हर बार गिवन होगा, कितना % जीएसटी लग रहा है। तो मानकर चल रहा हूं कि 18% जीएसटी लग रहा है, मैक्सिमम में आपके पास 18% देखने को मिलता है। तो मान लेता हूं कि 18% जीएसटी लग रहा है, तो आपको पता है 18% का 50% कितना हो जाएगा, 9%, और 50% कितना हो जाएगा, 9%। इसका मतलब 9% CGST लगने वाला है, और क्या नाम है, CGST ना, CGST, और जो 9% है वो आपके पास SGST लगने वाला है। आई बात समझ में? तो 9% किसका,
कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें 1000 पे, तो 9/100, 9% ऑफ 1000, 9/100 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, तो 90 रुपए। ये भी निकालेंगे 9% 1000 का है, तो ये भी कितना निकलेगा 90 रुपए। तो 90 90 180, टोटल जीएसटी जो लगेगा 180 लगेगा, दैट्स फाइन। बट उसमें से 9% एसजीएसटी है और 9% क्या आपके पास सीजीएसटी है। और ये जो एसजीएसटी और सीजीएसटी 9% क्यों लग रहा है पता है? इसका मतलब ये है कि 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है और जो 9% है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। दिमाग से खेलने की कोशिश करो। जो 99% है, जो 50%, जीएसटी रेट कितना भी हो सकता है, 18%, कई बार 12% होगा, कई बार 28% होगा, कई बार 30% होगा। चीजों को समझने की कोशिश करना आपने, ठीक है ना। कई बार 5% होगा, कभी बार 6% होगा, कभी 8% होगा। कोई भी परसेंटेज दिए हुए रहते हैं अलग अलग कैटेगरी के सामानों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए अलग अलग आपके पास जीएसटी रेट होते हैं। तो अगर 18% था उसमें से 50% सीजीएसटी लगा और 50% एसजीएसटी लगा, तो 99% हो गए, आधे आधे हो गए। तो 9% सीजीएसटी का मतलब 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी उसमें से जो टैक्स लगा है, और उसमें से जो 9% है वो आपके पास कहां पे चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उसी हरियाणा के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? बट ऐसा भी तो हो सकता है मैं 1000 रुपए वाला कहां पे भेज दिया? पंजाब में भेज दिया। मैं था हरियाणा में, लेकिन हरियाणा से कहां भेज दिया मैंने? पंजाब में भेज दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने हरियाणा से पंजाब में भेज दिया है भाई, तो अब की बार क्या लगने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगने वाला है, सीजीएसटी एसजीएसटी। अच्छा, इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी इतना इतना हो गया, तो अब मैं बोलता हूं सर इस केस में ना आपसे ऐसा भी पूछ लेंगे, बताओ भाई आईजीएसटी कितना? यू विल से 0, नील। आई बात समझ में? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। तो इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, इन चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इस केस में जब इंटर स्टेट था तब आपको समझ में आ गया। अब हम इंटर स्टेट कर रहे हैं कि हरियाणा से पंजाब में लेकर जा रहे हैं, तो अगर मैं हरियाणा से पंजाब में लेकर जा रहा हूं तो उस केस में आपको क्या देखना है? ध्यान समझिएगा। उस केस में आपको क्या देखना है कि भाई इस केस में आईजीएसटी कितना लगने वाला? जो टोटल आईजीएसटी होगा वो 18% होगा, और 18% इस 1000 का निकालता हूं, विदाउट डिस्काउंट था ये, तो 180 रुपीज आएगा। तो 180 रुपए आईजीएसटी जो है वो लगने वाला है, 180 रुपीज। वहीं पे सीजीएसटी इस केस में क्या होगा? 0, और एसजीएसटी इस केस में क्या होगा? 0। तो टोटल जीएसटी अगेन 180 है, तो जीएसटी उतना ही लगा है, बस अलग अलग की वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई ना बात समझ में यहाँ तक? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया है, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। और अभी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी है, तो फटाफट आओ यार देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये सभी चीजें हमने आपको क्लियर करवा दिया है, ये भी क्लियर करवा दिया है, और ये भी चीज क्लियर करवा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जो है वो है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आओ फटाफट पहले तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ध्यान समझना। मान लेते हैं यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस मैन्युफैक्चरर से कौन लेता है? डीलर लेता है। कौन लेता है भाई? डीलर लेता है, सामान खरीदता है, और ये डीलर क्या करता है? किसी भी कंज्यूमर को, हम जैसे बंदे को बेच देता है। दिस इज योर एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब इसके बाद और बेचा नहीं जाएगा। लेन देन का काम कौन कर रहा है? डीलर। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है और ये बेच रहा है, और ये डीलर क्या कर रहा है? यहां से खरीद रहा है और यहाँ पे बेच दे रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। ओके फाइन। तो मान लेते हैं कुछ भी प्रोडक्ट हो, सामान तो भाई कुछ भी हो सकता है, एक चीज आपको पता ही है, कुछ भी सामान हो सकता है। तो उन सामान को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि भाई वो जो सामान है वो 12,000 का है। अभी के लिए मैं मानकर चलता हूं कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है, बाकी डिस्काउंट होगा तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मान लेते हैं ये डीलर है ना, मैन्युफैक्चरर ने इस डीलर को कितने का बेचा है? 12,000 का बेचा है। तो बस आप मुझे इतनी सी बात बता दो कि ये जो डीलर है क्या वो 12,000 का ही कंज्यूमर को चिपकाएगा? बताओ भाई, अगर डीलर ने 12,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई गुड्स खरीदा है, तो वो बेचेगा कितने में? 100% इस चीज की तो गारंटी है वो 12,000 से ज्यादा का बेचेगा, तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा।
उसका काम ही यही है। तो बात आती है कि अगर वो 12,000 का खरीदा था तो 12,000 का ही तो नहीं बेच सकते, या फिर उससे कम में तो नहीं बेचेगा, वो उससे ज्यादा का बेचेगा। तो मान लेते हैं अपनी तरफ से, आपको पता भी होगा, गिवन भी होंगे क्वेश्चन में, कि वो 15,000 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 15,000 का बेच रहा है। 12,000 का खरीदा और 15,000 का बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,000 का। बेसिक सी चीजें समझ में आ गया होगा। फाइन, चलो आगे की बात करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन पता है आपको कैसे देंगे, थोड़ा सा लेंदी करने के लिए बोलेगा मैन्युफैक्चरर सोल्ड द प्रोडक्ट टू द डीलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस 12,000। तो 10% का इसमें डिस्काउंट कर दो, 1200 कम कर दो, है ना। तो 10,800 रुपए का बेच दिया इसको। फिर यहाँ पे ये बोलेगा कि मार्क प्राइस 15,000 कर दिया और 10% का जो डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट को हम लेस कर दिया करेंगे, खत्म बात। ठीक है, ये क्वेश्चंस को बस एक्स्ट्रा बड़ा बनाने के लिए और कुछ नहीं। मैं अभी इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी समझा रहा हूँ। इनपुट जीएसटी को आईटीसी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपकी बुक में कई बार आईटीसी लिखा हुआ रहेगा, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट और कुछ नहीं है, इनपुट जीएसटी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट जीएसटी क्या है। इनपुट जीएसटी क्या है? देखो, इनपुट जीएसटी का मतलब है, हमेशा इनपुट और आउटपुट हमसे जो पूछा जाएगा ना, वो किसका पूछा जाएगा? वो एक ऐसे पर्सन का पूछा जाएगा जो खरीदता भी हो और बेचता भी हो, मतलब डीलर के। तो अगर मैं इनपुट जीएसटी पूछता हूं डीलर का, तो इसका मतलब है हाउ मच टैक्स द डीलर इज पेइंग। द डीलर इज पेइंग। ठीक है, जो डीलर है जब वो सामान खरीदा तो उसने कितना टैक्स के रूप में दिया है किसको? मैन्युफैक्चरर को, जहां से खरीदेगा उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी यहां पे जो 10%, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने 10% लिया, आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जीएसटी जो है 10% है। तो ये जो डीलर है जब इसने 12,000 का खरीदा होगा तो उसने उस पे उसके ऊपर 10% का जीएसटी भी दिया होगा। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% ऑफ 12,000। अच्छा 12% क्यों? मैंने तो 10% जीएसटी रेट लिया, तो 10% कैलकुलेट करोगे भाई, तो 10/100 लिखोगे, मल्टीप्लाई। बोलोगे सर आप ही गलत लिखते हो, आप ही सही बताते हो। हाँ भाई, यही तो मेरा काम है, अगर गलती लिख दिया तो सही करना मेरा काम है। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना हो गया? 1200। तो यहां से एक तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो 1200 आईटीसी निकल कर आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर सिंपल बोले तो इनपुट जीएसटी निकल कर आ गया। किसके लिए बताओ? किसके लिए? किसके लिए निकला? डीलर के लिए निकला। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालेंगे? आउटपुट जीएसटी। तो अब आउटपुट जीएसटी क्या होता है वो भी तो समझना पड़ेगा ना भाई, पहले तो समझना पड़ेगा ये आउटपुट जीएसटी। देखो, आउटपुट जीएसटी का मतलब ये है कि हाउ मच टैक्स द डीलर कलेक्टेड। देखो, डीलर का काम क्या है? जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसे बेच देना। तो जिसको बेचेगा उससे टैक्स भी तो लेगा, जितना बेचेगा उतना वो टैक्स भी तो लेगा। तो टैक्स कितना लेगा वो देखो, 10% जीएसटी रेट था, तो 10% ऑफ 15,000 भाई, किससे? देखो 15,000 तो कंज्यूमर को पे करना ही पड़ेगा, लेकिन 10% जीएसटी भी तो पे करेगा। तो 10% निकाला तो कितना निकल गया? 10/100 इंटू में 15,000। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया मेरे पास? 1500। तो 1500 रुपए आपके पास क्या निकल कर आ गया? आउटपुट टैक्स। बोलो कोई दिक्कत भाई? बताओ यहां तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं अभी मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। तो भाई इनपुट जीएसटी हमने आपको बता दिया और आउटपुट जीएसटी भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डीलर। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ डीलर। अब इसका क्या मतलब है पता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो डीलर है वो अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? क्या 1200 टैक्स देगा या फिर 1500 टैक्स देगा, या फिर दोनों मिलाकर देगा या फिर दोनों घटाकर देगा? ध्यान से समझना। देखो, टैक्स जो है वो कितना देगा? डीलर ने कितना दिया है यहाँ पे? यहां से 1200। पहले वो 1200 पे कर चुका है इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरीके से। अच्छा एक चीज समझना, अगर वो 1200 रुपए टैक्स पे कर चुका है
उसके बाद इसने टैक्स कितना कैलकुलेट किया 1500। तो क्या यहां से 1200 दे चुका है और 1500 यहां से कैलकुलेट किया है इधर से कंज्यूमर से, तो क्या ये 1500 टोटल देगा? नहीं, गलत बात, गलत बात, ध्यान से समझिएगा। टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ये वो वाला आईजीएसटी इंटीग्रेटेड वाला नहीं, इनपुट जीएसटी पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो आउटपुट जीएसटी कितना हुआ 1500 और माइनस का इनपुट जीएसटी कितना हुआ 1200। तो इसका मतलब है क्या, अब जो गवर्नमेंट को पे करेगा वो 300, है ना। टैक्स लायबिलिटी बाय डीलर टू द गवर्नमेंट यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ रहेगा। अब चीजों को यहाँ पे समझने की जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पे आप देखोगे इस वाले पोर्शन पे बच्चे गलती करते हैं, तो इसको नहीं करने देना है गलत भाई, ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा, ये जो जितनी भी रामायण कहानी बताए ना कि टैक्स लायबिलिटी बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, तो उसका क्या मतलब है, एक सिंपल सा मीनिंग बताता हूं। टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये जो मैंने आउटपुट जीएसटी निकलवाया, फिर मैंने आपसे इनपुट जीएसटी निकलवाया, फिर मैंने आउटपुट में से इनपुट को सब्ट्रैक्ट करवाया, फिर जो अमाउंट आया उसी को बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी टू द बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। बट आप इसी चीज को इतना तामझाम ना करके आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हुआ है डीलर का ही पूछेगा आपसे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है डीलर का वो आप बस बता दो, उसी को बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 12000 का खरीद के 15000 का बेच दिया, तो 3000 का प्रॉफिट हुआ। 3000 का 10% निकाल दो तो 10/100 इंटू दिस, तो कितना आया 300। तो देखो वही आंसर आया या नहीं आया। तो प्रॉफिट पे जितना टैक्स देना पड़ता है डीलर को, वही जो अमाउंट है उसी को हम कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। बात खत्म, ठीक है। इतनी बात, टैक्स लायबिलिटी का मतलब और कितना इनको पे करना है, कितना भी कर्जे में, इतना समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आगे थोड़ी सी प्यारी सी चीज है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, या फिर आप सिंपल बोलिए इनपुट जीएसटी कितना है, बस इतना बता दीजिए। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कितना है। कई बार ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और बच्चे है ना गलत ही जवाब देते हैं इसका। कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर जो है वो एंड यूजर है। एंड यूजर का मतलब बिल्कुल लास्ट वाला, उसके बाद वो सामान किसी को बेचेगा नहीं, वो उसे यूज करेगा। कंज्यूमर का मतलब यही है। तो अगर वो कंज्यूमर है तो क्या वो बेचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसने खरीदा जरूर होगा किसी से, तो खरीदते टाइम उसने कितना जीएसटी पे किया उसी को तो बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब तो मैंने यही समझाया ना भाई, कि उसने जब भी कोई भी सामान खरीदा तो कितने का खरीदा, उस पर उसने कितना टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया इज योर इनपुट जीएसटी। आई ना बात समझ में। तो इनपुट जीएसटी कितना हुआ कंज्यूमर के लिए, तो इनपुट जीएसटी हुआ 300। कैसे पता करें, कैसे पता 300, सॉरी 300 कह रहा हूं, इसका 1500 रुपए। क्यों, क्योंकि 15,000 का खरीदा था, उसका 10% रेट ऑफ जीएसटी का अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है इसके, तो 10% कितना हुआ 1500। तो इसका ये जो इनपुट जीएसटी होगा कंज्यूमर के लिए वो 1500 होगा। आउटपुट जीएसटी बताओ भाई कितना होगा। आउटपुट जीएसटी का क्या मतलब बताया कि जिसका भी पूछा जाए उसने कितना कलेक्ट किया एज जीएसटी, एज टैक्स, बेसिकली एज टैक्स। तो टैक्स के रूप में कितना कैलकुलेट करा होगा कंज्यूमर ने, बताओ मुझे। क्या कंज्यूमर ने सेल किया है प्रोडक्ट को, नहीं सेल किया। जब भाई प्रोडक्ट को सेल ही नहीं किया तो टैक्स कलेक्ट कहां से करेगा, और जब टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट जीएसटी विल बी नील, जीरो। तो हमेशा जो एंड यूजर होगा उसके लिए आउटपुट जीएसटी जीरो ही होगा, लेकिन इनपुट जीएसटी होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसकी, मैन्युफैक्चरर की पूछ ली, तब क्या करोगे यहां पे बताना। इनपुट जीएसटी कितना, देखो इस केस में तो इनपुट जीएसटी है, इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, इसका नील लेकर चलोगे। क्यों, क्योंकि इसने किसी से सामान खरीदा ही नहीं ना, वो जो प्रोडक्ट है उसको उसने मैन्युफैक्चर किया है। मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया होगा उसमें उन्होंने टैक्स जरूर दिया होगा, इधर उधर से जो सामान खरीदे होंगे उसके लिए टैक्स दिया होगा, तो वो तो अभी टैक्स यहाँ पे मेंशन है ही नहीं, इसीलिए इस केस में ये इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी आपसे पूछते नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए उस केस के लिए आपको तैयार रहना कि आउटपुट जीएसटी कितनी होगी। देखो इनपुट तो नील होगा क्योंकि इन्होंने सामान थोड़ी खरीदा है, खरीदते हैं और जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। लेकिन इसने क्या कलेक्ट नहीं करा है जीएसटी, यहां से कलेक्ट किया है ना 1200, बोलो हाँ या नहीं। 1200 रुपए डीलर से लिया तो है भाई, तो आउटपुट जीएसटी इसके लिए, तो इसके लिए आउटपुट जीएसटी है
इनपुट जीएसटी जीरो। लास्ट वाले इनिशियल, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के लिए इनपुट जीएसटी है लेकिन आउटपुट जीएसटी जीरो है, और बीच वाले के लिए दोनों चीज होंगे, इनपुट जीएसटी भी होंगे और आउटपुट जीएसटी भी होंगे। और आउटपुट में से इनपुट को हटा दे तो टैक्स लायबिलिटी होती है जो गवर्नमेंट को पे करना होता है। या फिर इस टोटल का मतलब यही है टैक्स लायबिलिटी का कि जितना डीलर ने प्रॉफिट कमाया है, जितना डीलर ने प्रॉफिट कमाया है उसी का ही जो भी रेट ऑफ जीएसटी वो निकाल दो, उसी को बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया ना, ये जो पूरे स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो में जितनी भी चीजें समझाई गई थी समझ में आ गए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।